हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे NCERT साइंस क्लास 7th का जो 3rd चैप्टर है, इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में। प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, आपकी स्टडी को बढ़ा रहा है, आपकी स्टडी को बेहतर से बेहतरीन बना रहा है, तो आप वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं। बेल आइकन पर क्लिक करने से होगा क्या कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है इस चैनल पर, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास में पहुंच जाएगा और आप इस चैनल पर अपलोड होने वाले नेक्स्ट वीडियो को आसानी से देख पाओगे। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर क्लास 6th, 7th, 8th, 9th और 10th यानी 6th से 10th तक के NCERT राजस्थान बोर्ड साइंस के जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को इस पर मिलेंगे। तो अगर आप लोग 6th से 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आप लोग बिल्कुल सही जगह हैं। तो चलिए, आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों की। NCERT साइंस क्लास 7th का 3rd चैप्टर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रेशों से वस्त्र तक। इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा स्क्रीन पर। प्रश्न 1, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी होगी। संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी होगी। कौन कौन सी? बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, मेरी हेड ए लिटरल लैम्ब, हुज प्लीज वाज वाइट एज स्नो। ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि क्या बताना है आपको कि ब्लैक शीप, पहला क्या है? ब्लैक शीप काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है? और दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि मेमने जो लैम्ब है उसके सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने जो दिया हुआ है, सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न देखो ये रहा कि ब्लैक शीप काली भेड़ जो होती है इसके किन भागों में ऊन होती है? तो इसका आंसर ये रहा उत्तर क। ब्लैक शीप काली भेड़ के त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं जो ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। बात करते हैं इसी के दूसरे प्रश्न की। इसी का दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए, ख प्रश्न पूछा गया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि मेमने लैम्ब के सफेद रोमों का क्या तात्पर्य है? उत्तर ये रहा इसका कि मेमने के सफेद रोमों का तात्पर्य उसके तंतु रूपी मुलायम बाल है। इसके जो मेमने के होते हैं, भेड़ का जो बच्चा होता है उसको मेमना कहते हैं, और मेमने के सफेद रोमों का तात्पर्य, मेमले लिखा हुआ है तो मेमने कर लीजिएगा, उसके तंतु रूपी मुलायम बाल हैं जो ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, दोनों आसानी से समझ में आ गए होंगे। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा प्रश्न ये रहा, रेशम कीट ए दे रखा है कैटरपिलर, ब दे रखा है लार्वा है, और सही विकल्प को चुनना है, यानी सही विकल्प का चुनाव हमें करना है कि रेशम कीट जो है कैटरपिलर है या लार्वा है।
अब यहाँ पर 4 ऑप्शन हमको मिलेंगे, चारों ऑप्शनों को देखकर हम आंसर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन आप लोगों के सामने ये रहे। क ऑप्शन है केवल ए, ख ऑप्शन है केवल ब, ग ऑप्शन है ए और ब, और घ ऑप्शन है नहीं ए और नहीं ब। तो इसका सही आंसर आप लोगों के सामने जो है वो आ जाएगा केवल ए। केवल ए, क वाला जो ऑप्शन है केवल ए वाला, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा ये प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि रेशम कीट जो है कैटरपिलर लार्वा है, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर देखिए रेशम कीट क्या है, ओनली कैटरपिलर है, इसलिए हमें केवल ए आंसर मिल गया। ठीक है। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? प्रश्न को सही पढ़िए, नहीं होती है। निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, कह दिया हुआ है याक, ख ऊंट, ग बकरी और घ घने बालों वाला कुत्ता। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो हमारे पास ये रहेगा कि ऊन प्राप्त नहीं होती है, मतलब 3 से तो ऊन प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊन प्राप्त किस किस से होती है। याक से भी होती है, ऊंट से भी होती है और बकरी से भी होती है। घने बालों वाला कुत्ता जो है इससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। तो यही सही आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा घने बालों वाला कुत्ता। घ ऑप्शन जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है? पहला है पालन, दूसरा ऊन कटाई, तीसरा रेशम कीट पालन। यानी इन तीनों शब्दों की हमें परिभाषाएं लिखनी हैं। तो देखते हैं सबसे पहले नंबर 1 पर पालन की परिभाषा। देखिए, किसी जीव की प्रत्येक आवश्यकता कौन कौन सी? आवास, भोजन और जल आदि का ध्यान रखना तथा उनकी पूर्ति करना उस जीव का पालन कहलाता है। यानी किसी जीव की जो 3 आवश्यकताएं होती है, आवास, भोजन और जल की, इन आवश्यकताओं का ध्यान रखना और उनकी पूर्ति अगर हम कर देते हैं तो वह उस जीव का क्या कहलाता है? पालन करना कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की, ऊन की कटाई या ऊन कटाई। देखिए ऊन की कटाई में क्या लिखा हुआ है कि भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लेने की प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। यानी भेड़ के जो बाल होते हैं उनको त्वचा की जो पतली परत होती है उस परत के साथ शरीर से उतार लेने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? ऊन की कटाई कहलाती है। बात करते हैं इसी में तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, रेशम कीट पालन ये क्या होता है? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना ही क्या है? रेशम कीट पालन कहलाता है। बिल्कुल इजी परिभाषा इसकी है, हम चाहें तो इसको एक बार पढ़ के ही पूरी याद कर सकते हैं कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना ही रेशम कीट पालन कहलाता है। ठीक है। इस प्रकार ये तीनों परिभाषाएं पालन की, ऊन की कटाई की और रेशम कीट पालन की आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला 5वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न 5, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, शेष चरणों को उनके सही क्रम में हमें लिखना है। देखो जैसे ऊन कटाई, फिर कटाई के बाद में क्या होता है? फिर छटाई होती है, फिर उसके बाद में यानी 2 क्रम आप लोगों को दिए हुए हैं और 3 क्रम आप लोगों को लिखने हैं। और इन तीनों को आप आंसर में देख पा रहे होंगे कि आंसर में इसका जो उत्तर है वो सही क्या आएगा। देखिए सबसे पहले ऊन की कटाई होती है, फिर उसका अभिमार्जन होता है, फिर छटाई होती है, फिर सुखाई होती है और फिर लास्ट में रंगाई होती है। ठीक है। इस प्रकार हमारे सामने
ये जो ऊन के संसाधन के विभिन्न चरण क्रम से नीचे दिए हुए हैं वो कंप्लीट होते हैं। ऊन कटाई, अभिमार्जन, छटाई, सुखाई और रंगाई। बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। छठा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। रेशम कीट के जीवन चक्र के उन दो अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। यानी रेशम कीट के जीवन चक्र की उन दो अवस्थाओं के चित्र हमको बनाने हैं जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। तो देखिए, सबसे पहला डायग्राम ये रहा नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर डायग्राम ये रहा। देखिए क्या कह रहा है कि जीवन चक्र की दो अवस्थाओं के डायग्राम बनाने हैं जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। तो एक तो आप लोगों को दिख रहा है पूरा रेशम कीट है, और दूसरा है कोकून। तो रेशम कीट और कोकून, ये जो दो अवस्थाएं होती है, प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए 7वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं। यानी यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 शब्द दिए हुए हैं। इन 5 शब्दों में से रेशम उत्पादन से संबंधित जो शब्द हैं उनके बारे में हमको बात करनी है। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो एक शब्द तो होता है रेशम कीट पालन, और दूसरा होता है सहतूत कृषि। तो ये दो शब्द जो हैं रेशम उत्पादन से संबंधित हैं। अब कैसे रेशम उत्पादन से संबंधित ये हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। संकेत हमको दिए हुए हैं कि रेशम उत्पादन में सहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। अरे भाई, रेशम उत्पादन करना है तो सबसे पहले रेशम कीट पालन करना होगा। अब रेशम कीट रहता किस पे है? सहतूत पे। तो सहतूत का भी हमको खेती करनी पड़ेगी। तो रेशम उत्पादन में सहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। तो पहला क्या हो जाएगा? रेशम कीट पालन। दूसरा देखिए, सहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस अल्बा है। सहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोरस एल्बा। इसे कहते हैं सहतूत कृषि। ओके, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं नेक्स्ट 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि कॉलम ए में दिए शब्दों को कॉलम बी में दिए गए वाक्यों से मिलाइए। कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में दिए गए वाक्यों से मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर दिया हुआ है, उल्टे सीधे हैं जो नहीं दिए हुए हैं। तो अब आप लोगों को अपनी किताब में देखना है ये कैसे दिए हुए हैं, और यहाँ पर इनका ये आंसर दिया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं। पहला कॉलम ए इधर है, कॉलम बी इधर है। ठीक है, कॉलम ए के बारे में बात करते हैं कि अभिमार्जन जो होता है वो क्या होता है। तो इसके बारे में देखिए कि काटी गई ऊन की सफाई करना ही अभिमार्जन होता है। दूसरा है सहतूत की पत्तियां। तो सहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन होती है। याक जो होता है ऊन देने वाला जंतु होता है, और कोकून जो है रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को स्पष्ट दिया हुआ है कि इधर कॉलम ए वाले तो सारे ऑप्शन सही है, लेकिन कॉलम बी वाले जो ऑप्शन हैं वो सही नहीं हैं। क्योंकि देखो 1 नंबर पर ये था, 2 नंबर पर ये था, 3 नंबर पर ये था, 4 नंबर पर ये था। उल्टे सीधे ये दिए हुए हैं, तो इनको यहाँ पर जमा के और लिख दिया है। एक बार और समझा देता हूँ कि काटी गई ऊन की जो सफाई है वो अभिमार्जन कहलाती है, और रेशम कीट का जो भोजन होता है सहतूत की पत्तियां होती है। ऊन देने वाला जंतु याक होता है, और कोकून की बात करें तो रेशम फाइबर उत्पन्न कराता है। कौन? कोकून कराता है। इस प्रकार ये 8वां प्रश्न भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न।
नवा प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। प्रश्न 9, इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहेली दी गई है। रिक्त स्थानों को उन अक्षरों से भरने के लिए संकेतों का उपयोग करिए जो अक्षर को पूरा करते हैं। अक्षरों को पूरा करने के लिए हम एक वर्ग पहेली तैयार करते हैं। देखिए, ये तो लिखना है सीधे। सीधे का मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तब लिखना है। ऐसे देखो, लेफ्ट से राइट की तरफ। और ऊपर से नीचे का मतलब है हम ऊपर से नीचे वर्ग पहेली में जाएंगे ऐसे, तब हमें इन शब्दों के लिए एक शब्द का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले शब्द के बारे में। 2 नंबर पे लिखा हुआ रहेगा और सीधे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए इसको भरना है कि कार्तिक ऊन को अच्छी तरह से धोने का जो प्रक्रम है उसके लिए हम किस शब्द का यूज करेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर वर्ग पहेली में। ये देखिए, कार्तिक ऊन को अच्छी तरह धोने के लिए जो शब्द यूज किया जाता है, अभिमार्जन यूज किया जाता है। तो ये रहा अभिमार्जन। बात करते हैं इसी के दूसरे प्रश्न की। इसी में जो दूसरा शब्द लिया हुआ है उसकी। दूसरा शब्द है इसमें एक प्रकार का जानताऊ। एक प्रकार का जानताऊ है, उसके लिए एक शब्द का उपयोग करना है और उसको सीधे ही लिखना है लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए। चलिए चलते हैं वर्ग पहेली की तरफ। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ था एक प्रकार का जानताऊ। तो देखिए रेशम, तीसरे नंबर पर जो यहाँ पर रेशम आ रहा है, रेशम क्या है? एक प्रकार का जानताऊ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है 6ठे नंबर पर, जिसकी बात करते हैं लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? लंबी धागे के जैसी संरचनाएं हैं जिनसे बुनकर हम क्या करते हैं? वस्त्र बनाते हैं, या जो बुनकर होते हैं वो वस्त्र बनाते हैं। इस वस्त्र बनाने की प्रक्रिया या लंबी धागे जैसी जो संरचना है उसको हम क्या कहेंगे, ये हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, चलते हैं वर्ग पहेली की तरफ। 6 नंबर पर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए हमें भरना है लंबी धागे जैसी संरचना क्या है। ये रहा आंसर। लंबी धागे जैसी संरचना जो है उसको बोलते हैं फाइबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फाइबर। ठीक है, इस प्रकार सीधे यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए वर्ग पहेली में जो बिंदु हैं उनको तो हम लिख चुके हैं। अब बात करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आने वाले शब्दों के बारे में। देखिए, नंबर 1 जहां दिखे हमको वहां ऊपर से नीचे की तरफ चलना है और लिखना है कि इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। किससे बुने, इसके लिए एक शब्द यूज करना है। तो चलते हैं वर्ग पहेली की तरफ। इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। आंसर आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। किससे बुने शब्द, तो देखिए ऊपर से नीचे जाएंगे 1 नंबर पर तो हमें दिखाई दे रहा है ऊन। यानी हम कह सकते हैं कि ऊन जो है इससे बुने हुए वस्त्र हमको या हमारे शरीर को क्या करते हैं? गर्म रखते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ। चौथे नंबर पर दिया हुआ है कि इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं। किसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं? तो हम जानते हैं कि शहतूत जो होता है उसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं। चलते हैं 4 नंबर जहां दिया हुआ रहेगा और उसमें ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए हमको शहतूत लिखना है। ये देखिए नंबर 4 पर शहतूत लिखा हुआ है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। तो यहाँ हमको लिखना था कि जिनको रेशम कीट खाते हैं, जिनकी पत्तियों को, तो रेशम कीट किनकी पत्तियों को खाते हैं? शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। सही आंसर या सही यहाँ पर स्टेटमेंट जो हो जाएगा शहतूत हो जाएगा। चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। अगला बिंदु है 5वां, रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं। 5 नंबर पर हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें वर्ग पहेली में दिखाई देगा
क्या दिखाई देगा कि रेशम कीट के अंडे निकलते हैं, यानी रेशम कीट के अंडे जो है किस में निकलते हैं, किससे निकलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ये दिया हुआ है सारणी में 5 नंबर पर। देखिए रेशम कीट जो है उसके अंडे कहाँ से निकलते हैं, तो केटरपिलर से निकलते हैं, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये वर्ग पहेली आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर मान लो ये वर्ग पहेली आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो आपको एक काम करना है, आपकी बुक में दिया हुआ है ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न दिया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ सीधे ऊपर से नीचे ये लिखा हुआ है, और 2 3 6 1 4 5 ये लिखे हुए हैं। और आपको करना क्या है कि इनके लिए जो खाली वर्ग पहेली वहां पर लिखी हुई है, किताब में प्रश्नोत्तरों के पास में बनी हुई है, उस वर्ग पहेली को निकालना है। और उस वर्ग पहेली में आप लोगों को जो मैं यहाँ से शब्द बोलता जा रहा हूँ वो शब्द लिखना है जो मैंने अभी आप लोगों को इसके उत्तर में बताए। अगर मान लीजिए यहाँ से इस उत्तर से आप नहीं लिखना चाहो तो सीधे ही इसके अगले वाले पेज पर आप लोगों को जो वर्ग पहेली है वो भरी हुई दिखाई गई है। ये देखिए पूरी वर्ग पहेली भरी हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ से आप देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, 6 ही अंक आप लोगों के उधर लिखे हुए हैं। तो इन 6 बिंदुओं को, 6 शब्दों को आप लोगों की किताब में जो खाली बिना भरी हुई वर्ग पहेली दी हुई है उस पर आप इसको भर सकते हो। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो। इस प्रकार इस चैप्टर के जो प्रश्नोत्तर हैं वो होते हैं कंप्लीट। आशा करता हूं आप लोगों को ये सारे प्रश्न अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर मान लीजिए फिर भी आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर में या उसको समझने में आप लोगों को समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी समस्या लिख सकते हो, वहीं पे आपको उसका समाधान मिल जाएगा। अगर समस्या ज़्यादा बड़ी है तो आप कमेंट करिए, उस समस्या पर वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूँगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और सबको बता दो कि इस चैनल पर NCERT क्लास 7th का जो 3rd चैप्टर है उस 3rd चैप्टर के प्रश्नोत्तर भी इस चैनल पर अपलोड हो गए हैं। तो सब देखो और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और संरक्षित रहिए। और हाँ, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.